तो कहानी की शुरुआत में हरमाइनी को दिखाते हैं जो लेक के बीचों बीच है। तभी उसका फ़ोन बजा, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं की और वापस अपनी बोटिंग में लग गई, जो कि उसे करना बेहद पसंद है। फिर हम उसका नॉर्मल डे देखते हैं। वो एक वाटर कंपनी में काम करती है। दिन में कई बार उसे कस्टमर्स की खरी खोटी भी सुननी पड़ती है। इतना ही काफ़ी नहीं था कि घर जाते हुए उसकी कार भी ख़राब हो गई। फिर उसने अपने दोस्त मर्सर को बुलाया जो कार ठीक करने का काम करता था। उसकी जॉब अच्छी खासी थी। फिर भी जब उसने हरमाइनी से रात में डिनर पर चलने के लिए पूछा तो हरमाइनी ने उसे मना कर दिया। घर आकर हरमाइनी ने अपने मगलू पेरेंट्स के साथ डिनर किया। उसके पेरेंट्स मर्सर के बारे में जानते थे और वे दोनों चाहते थे कि हरमाइनी उसे डेट करे, लेकिन हरमाइनी को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। फैमिली डिनर के वक्त हमें एक और बात पता चली कि उसके पापा को किसी तरह की बीमारी है और अब उनका इलाज इंश्योरेंस से कवर नहीं हो पा रहा है। अपने वर्किंग डे के बीच में ही हरमाइनी के लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आई। कॉल पे उसकी दोस्त एनी थी जो उसे बता रही है कि उनकी कंपनी में 100 लोगों को हायर किया जा रहा है। अगर वो भी ज्वाइन होना चाहती है तो वो इंटरव्यू दे सकती है। हरमाइनी इस बात से काफ़ी एक्साइटेड हो गई और अगले ही दिन वो सर्कल नाम की जगह पर पहुंच गई जहां पर उसका इंटरव्यू हुआ। ये इंटरव्यू टिपिकल इंटरव्यू जैसा नहीं था। हरमाइनी इंटरव्यू पास कर गई और अब वो द सर्कल का हिस्सा बन चुकी थी। अब एनी ने हरमाइनी को कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिस दिखाए। सर्कल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें शामिल थी, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स भी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को देखकर वो काफ़ी हैरान रह गई। इससे पहले उसे अपने सवालों के जवाब मिलते, एनी उसे वहीं छोड़ के किसी और काम के लिए चली गई। हरमाइनी को बताया गया कि उसे कस्टमर्स से किस तरीके से बात करनी है और कस्टमर्स के द्वारा दी गई रेटिंग्स उसके लिए कितनी ज़रूरी है। उसे बताया गया कि 90 से ऊपर की रेटिंग्स को बढ़िया माना जाता है, लेकिन उसकी दोस्त एनी ने कहा कि पहले हफ्ते के हिसाब से 87% भी बढ़िया स्कोर है। इसके बाद फ्राइडे को सर्कल की एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे द सर्कल का CEO बेली होस्ट कर रहा था। बेली काफ़ी मजाकिया किस्म का आदमी है। उसने कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि था सी चैन। ये एक तरीके का कैमरा था जो दिखने में कॉइन जैसा था। इसे बनाने का पर्पस ये था कि गलत काम करने वाले लोगों को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। फिर एनी हरमाइनी को एक खास जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगे थे। वे वहाँ बैठ के कुछ भी चुगली कर सकते थे। हालांकि एनी को जल्दी फ़्लाइट लेने के लिए निकलना पड़ता है। एनी कुछ ज़्यादा बिजी थी। अब हरमाइनी यहाँ पर अकेली रह गई। वो वापस पार्टी में जाती है जहाँ उसने एक बंदे से बात करने की कोशिश की, ये समझ के कि वो भी यहाँ पर काम करता होगा। उसने हरमाइनी से पूछा कि क्या वो यहाँ पर नई है या फिर यहाँ की गूफी है, जैसा कि उनका बॉस मजाक में उन सबको बोलता था। तभी अचानक इन काले से भाई साहब को भी कुछ काम याद आ गया और ये यहाँ से चले गए, एनी की तरह हरमाइनी को अकेला छोड़कर। वीकेंड पर हरमाइनी अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिता रही थी, इवन सेलिब्रेट कर रही थी। उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे कि उनकी बेटी देश की सबसे बड़ी कंपनी सर्कल में काम कर रही है। उसके पेरेंट्स अभी भी उसकी सेटिंग मर्सर से कराना चाह रहे थे, लेकिन हरमाइनी को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने मर्सर से कुछ ऐसी बात बोल दी जो उसे शायद बोलनी नहीं चाहिए थी। फिर वो वापस अपने पेरेंट्स के पास बैठ गई जहाँ अचानक से उसके पापा को उनकी बीमारी का अटैक आने लगा और उसकी मॉम उन्हें अंदर ले गई। इस चीज़ ने हरमाइनी को बहुत दुखी कर दिया और वो अपना दुख दर्द निकालने के लिए बोटिंग करने चली गई। बोट में वो खूब रोई। अब हरमाइनी का ये सर्कल में दूसरा हफ्ता था। वो यहाँ बैठकर न्यूज़ देख रही थी जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि वे सर्कल का असली मकसद जानना चाहते हैं। तभी उसकी तरफ 2 एम्प्लॉय आते हैं और उससे कहते हैं कि उसने वीकेंड में सर्कल के अंदर ना रह के अच्छे अच्छे इवेंट्स और पार्टीज़ को मिस कर दिया। फिर वे हरमाइनी के बारे में पूछने लगे कि वो इस वीकेंड कहाँ पर थी। उन्होंने कहा कि सर्कल अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सारी जानकारी रखता है। वे दोनों उसके फादर की कंडीशन के बारे में पहले से ही जानते थे। हालांकि हरमाइनी ने कभी उनका जिक्र नहीं किया था। उन्होंने उसे 8000 ग्रुप मैसेज पढ़ने को कहा ताकि वो सब चीज़ में अप टू डेट रह सके। हरमाइनी ने इस हफ्ते मन लगा के काम किया और उसे रेटिंग्स में परफेक्ट स्कोर मिल रहा था। काम के बीच में उसकी माँ की वीडियो कॉल आती है जो उसे बता रही थी
कि उसके फादर की हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। हरमाइनी को ये बात जानने के बाद काफ़ी दुख हो रहा था कि वो काम की वजह से अपनी फैमिली का साथ नहीं दे पा रही थी। वीडियो कॉल के दौरान हरमाइनी ने अपने फ्रेंड मर्सर के लाए हुए हिरन के सींग देखे और उसने वो फ़ोटो सर्कल ग्रुप में पोस्ट कर दी। इसके बाद हरमाइनी को डॉक्टर जेसिका से मिलवाया जाता है, जिसने हरमाइनी के हाथ पर एक बैंड बांध दिया जो उसके डेली हेल्थ डाटा को सर्कल के क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर करता रहेगा। हरमाइनी भी डेटा को अपने टैबलेट से देख सकती है। डॉक्टर जेसिका ने उसे सजेस्ट किया कि वो अपने पेरेंट्स का इलाज सर्कल में ही करा सकती है। इस बात से हरमाइनी काफ़ी एक्साइटेड हो गई। उसने अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि शायद ये उसके लिए मौका है अपने फादर को बचाने का। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसे टॉम होस्ट कर रहा था और इस कॉन्फ्रेंस में सेनेटर भी आई हुई थी जो कंपनी के द्वारा बनाए गए ट्रू यू पेज की तारीफ कर रही थी कि वहाँ पे अपना डाटा शेयर करना सेफ है। कॉन्फ्रेंस के बाद एक और पार्टी होती है जहाँ एक कोवर्कर उसे बता रही थी कि कंपनी एक ऐसे डिवाइस पे काम कर रही है जिससे छोटी बच्चियों को दरिंदों से बचाया जा सकता है, वो भी किसी हैंडबैंड की मदद से नहीं बल्कि एक चिप की मदद से जो हड्डियों में फिट करी जाएगी। हरमाइनी सोच ही रही थी कि जो उसने सुना उसमें कितनी सच्चाई है। तभी उसे वहीं कालू बंदा दिखा जो उसे पहले मिला था। वो अभी भी फ़ोन में लगा हुआ था। जब वो उससे मिलने आई तो कालू ने तुरंत फ़ोन जेब में रख लिया। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ये बंदा उसे नीचे ले गया कुछ दिखाने के लिए। उसने बताया कि ट्रू यू का असली क्रिएटर वही है और उसका नाम है टाइलर। ये जगह ट्रू यू के डाटा को स्टोर करने की जगह थी। अगले दिन हरमाइनी से मिलने मर्सर आता है जिसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी उस फोटो के लिए जो हरमाइनी ने शेयर की थी जिसमें हिरन के सींग दिख रहे थे। हिरन का मामला तो हर जगह सेंसिटिव होता जा रहा है। हरमाइनी इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई और यहाँ से चोरी छुप के निकल के बोट चलाने चली गई। उसका दुख दर्द बोट चला के ही कम होता है। इस हिसाब से तो इसे मछुआरी बनना चाहिए था। अंधेरी रात में वो बोट से गिर गई और तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ गए। रेस्क्यू टीम ने उसे बताया कि वे उसे सिर्फ सी कैमरे की वजह से बचा पाए जो इस तरफ लगे हुए थे। इसके बाद खुद कंपनी का सीईओ बेले उसका इंटरव्यू लेता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना खतरनाक रहा। इस पे लड़की ने कहा कि सी चेंज कैमरा नहीं होता तो शायद वो आज यहाँ ना बैठी होती। इसके बाद बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से बेले ने कहा कि सब कुछ शेयर करना ज़रूरी है और कुछ भी छुपाना झूठ बोलने के बराबर है। सीक्रेट्स आर लाइज। हरमाइनी पहली सब्जेक्ट थी जिस पे अब सी चेन पोर्टेबल कैमरे से 24/7 नज़र रखी जाएगी और वो इसके लिए मान भी गई क्योंकि आखिर उस कैमरे की वजह से ही आज वो जिंदा थी। सब लोग ताली पीट रहे थे लेकिन एनी और टाइलर इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे। अब कैमरा उसे सुबह सुबह देख रहा था। बेसिक हाइजीन वाले काम करते हुए भी कैमरे की नज़र लगातार उस पर बनी हुई थी। अब उसे तीसरा हफ्ता हो गया था इस ट्रांसपेरेंसी के प्रोजेक्ट को करते हुए जहाँ उसे 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख लोग देख रहे थे। एक दिन उसने गलती से अपने माँ बाप को इंटीमेट होते हुए देख लिया और ये उसने ही नहीं बल्कि उसे देखने वाले 2.3 मिलियन लोगों ने भी देख लिया। हरमाइनी को थोड़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। अब ऑफिस में एनी हरमाइनी को इग्नोर कर रही थी प्राइवेसी की वजह से। फिर हरमाइनी को 3 मिनट का बाथरूम टाइम मिला जिसमें दोनों ने बात की। एनी ने कहा कि वो इस सब में बहुत ज़्यादा घुस चुकी है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑफिस की मीटिंग के दौरान हरमाइनी ने कहा कि वोटर्स को वोट सर्कल की कंपनी के थ्रू डालनी चाहिए ताकि सभी की आवाज़ सभी तक पहुंच सके। एनी ने उसे बीच में टोकते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करी लेकिन हरमाइनी को सर्कल ने अच्छी तरह ब्रेन वॉश कर रखा था। हरमाइनी का ये आइडिया बेले को काफ़ी पसंद आया। फिर हरमाइनी स्पीच देती है और बताती है कि उसका आइडिया पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसके लिए 22 कंट्री राज़ी हो चुकी है। इसी कॉन्फ्रेंस में उसने सोल सर्च नाम की टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया जो किसी भी इंसान को ढूंढ सकती थी, वो भी सिर्फ 20 मिनट के अंदर। फिर उसने एक क्रिमिनल का नाम लिखा जो जेल से फरार थी। उसे कुछ ही देर में सर्कल के कैमरे की मदद से ढूंढ लिया गया, वो कैमरा जो करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये देखकर क्राउड काफ़ी एक्साइटेड हो गया और वे अब मर्सर को ढूंढने के लिए कहने लगे।
हरमाइनी ने ऑडियंस की बात मानने से मना कर दिया, लेकिन इसी बीच बेली वहाँ पर आ गया और उसने हरमाइनी को ऐसा करने के लिए फोर्स किया। टाइलर भी ये कॉन्फ्रेंस देख रहा था। मर्सर को एक जंगल में कुछ अजनबियों ने ढूंढ लिया। वे उसे हिरण्यकश्यप कहकर पुकार रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से उसने हिरन को मारा था। मर्सर कैसे न कैसे अपनी कार तक पहुंचा, लेकिन वे लोग उसकी कार का पीछा करने लगे। उसे लगा कि लॉरेंस बिश्नोई उसके पीछे पड़ा है, इसलिए भागने की जल्दी में उसने कार को ब्रिज से ही नीचे गिरा दिया। अब हरमाइनी मर्सर के लिए 4 दिन तक रोई। एनी जो कि स्कॉटलैंड में थी, उसने हरमाइनी को कॉल किया और उससे कहा कि ये सही वक्त है सर्कल को छोड़ने का। लेकिन हरमाइनी के हिसाब से मर्सर की मौत सर्कल की वजह से नहीं हुई थी, वो सर्कल को डिफेंड कर रही थी, ये कहते हुए कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया के बेहद काम आ सकती है। बेली और टॉम ने हरमाइनी को कंपनी में एक अच्छी पोजीशन देने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि वो भी टाइलर की तरह काम कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी और अपने कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन हरमाइनी ने मना कर दिया और कहा कि मेरे फंड्स मर्सर की फैमिली को ट्रांसफ़र कर दो। इसके बाद टाइलर हरमाइनी से मिलता है, वो भी डाटा स्टोरेज फैसिलिटी में। उसने बताया कि जो कंपनी ने कहा वही उसने किया, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि ये सब बहुत ख़तरनाक है, खासकर जब से मर्सर की मौत हुई है। हरमाइनी ने उसकी बात में हामी भरी और फिर कॉन्फ्रेंस के लिए चली गई, जिसे बेली होस्ट कर रहा था। हरमाइनी ने डिस्कशन को ज्वाइन किया और टॉम को भी ज्वाइन करने के लिए कहा। हरमाइनी ने बताया कि मर्सर शायद आज जिंदा होता अगर उसने उससे बात करना बंद ना किया होता। फिर उसने सी चैन कैमरा की बात की और घूमकर बेली और टॉम से कहा कि औरों की तरह तुम दोनों को भी जनता के लिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है कि नहीं। ये दोनों डर गए और इनका डर अब बढ़ने ही वाला था, क्योंकि हरमाइनी ने उनकी पर्सनल फाइल्स को डिस्क्लोज कर दिया था, सीक्रेट फाइल्स को भी, जिसके चलते बेली और टॉम का यही अंत हो गया और हरमाइनी सर्कल की नई लीडर बन गई। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हरमाइनी बोटिंग कर रही है और कुछ ड्रोन्स उसके ऊपर घूम रहे हैं। फिर जूम आउट हुआ तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, वो भी अलग अलग देश से, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। उन्हें 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है और यहीं पर ये मूवी कुछ अनसुलझे सवालों के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपके मैसेजेस पढ़कर आपको क्या पसंद है, इस चीज़ का पता लगाना और फिर उसी चीज़ की ऐड दिखाकर आपको उसे खरीदने के लिए ललचाना, और अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको EMI का रास्ता दिखाना, क्या ये मॉडर्न डे चोरी नहीं है? आप क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट करके बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।